विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा, चलेगा? कारण उसका ये है कि मेरी मराठी भाषा अच्छी नहीं है, आप सुनेंगे तो हंसेंगे, इसलिए मैं हिंदी में बात करता हूँ। सरल आसान हिंदी बोलूंगा, आपको समझ में आएगा। मैं सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ जो आप अपनी कक्षाएं छोड़कर यहाँ उपस्थित हैं। मुझे आपसे भारत देश की एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में बात करनी है और आप सब मिलकर उस समस्या का समाधान करें। इस देश के नागरिक होने के कारण ऐसा मुझे आपसे अपील करनी है। उसके पहले मैं इस महाविद्यालय के उप प्राचार्य बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सभी सहयोगी प्राध्यापकों का आभारी हूँ जिन्होंने ये आयोजन किया है और मुझे आपसे बात करने का मौका दिया है। मैं पिछले 10-15 वर्षों से भारत देश की कुछ समस्याओं पर अभ्यास करता हूँ और ये अभ्यास मैं इस दृष्टि से करता हूँ कि भारत देश को अच्छा होना चाहिए। हमारे देश में जो अच्छाई है वो लगातार बढ़नी चाहिए और जो खराबियां हैं अपने देश की वो कम होनी चाहिए या समाप्त होनी चाहिए। उस दृष्टि से अपने भारत देश में इस समय बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक बात है जो थोड़ी सी खराब है, वो मुझे आपसे कहनी है। हमारा देश जो भारत है ना, ये पिछले 60 साल में आजादी के बाद एक समस्या में फंस गया है। आजादी के पहले वो समस्या नहीं थी, आजादी के बाद वो समस्या आई है। वो समस्या क्या है? हमारे देश भारत के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, विदेशी कर्ज हो गया है। ये विदेशी कर्ज जो है इतना हो गया है कि इसका ब्याज भरने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। कोई देश अगर कर्ज लेता है और उससे अपने देश के लिए कारखाने बनाए और कारखानों में सामान का उत्पादन हो, फैक्ट्रियां बने, उसमें सामान उत्पादन हो, वस्तुओं का उत्पादन हो, फिर वो बाजार में बिके, उसमें से मुनाफा आए, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट से कर्ज वापस दे दिया जाए, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब कोई देश अपने पुराने कर्ज का ब्याज भरने के लिए नया कर्ज लाए तो समस्या। इसमें क्या होता है कि जो कर्ज का मूलधन है वो हर साल बढ़ता जाए। हमारे देश में ऐसा ही कुछ हो गया है। अपने भारत देश पर इस समय 18 लाख कोटि रुपए का कर्ज हो गया है। 18 लाख कोटि रुपए बहुत बड़ी रकम है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसको आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते। कैलकुलेटर में लिखो तो फेल हो जाता है। कैलकुलेटर में जास्ती 12 अंक आते हैं और 18 लाख कोटि लिखने में 16 अंक लगते हैं। 18 लिखना, उसके आगे 0, 14 शून्य लगाना, इतनी बड़ी रकम है। आप पूछेंगे ये कर्ज हमने कभी लिया, किस देश से लिया? दुनिया में कुछ 24 देश हैं जिनसे हमने ये कर्ज लिया है। अमेरिका से ले लिया, जापान से लिया, जर्मनी से लिया, फ्रांस से लिया, कनाडा से लिया, डेनमार्क एक देश है वहां से लिया, स्वीडन से लिया, स्विट्जरलैंड से लिया, ऐसे 24 देशों से कर्ज लिया है और ये स्वतंत्रता के बाद लिया है, उसके पहले नहीं लिया। आप पूछेंगे ये कर्ज लेने की जरूरत क्या, क्यों लिया हमने? कारण उसका ये था कि जब हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को, तो अपने देश का खजाना खाली था, पैसा नहीं था अपने पास। आप बोलेंगे कहाँ गया पैसा हमारा? हमारा सारा पैसा अंग्रेजों ने लूट लिया था। आपको मालूम है अंग्रेजों ने कितना लूटा था इस देश में से? हमारे भारत में सबसे पहला अंग्रेज आया था, उसका नाम था टॉमस रो। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैनेजर था। सबसे पहला वो अंग्रेज भारत आया और उसने जहांगीर नाम का जो भारत का राजा था उसके सामने एक एप्लीकेशन दिया, आवेदन पत्र दिया कि हमको भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दे दो। तो जहांगीर ने बिना ज्यादा गंभीरता से सोचे हुए टॉमस रो को लाइसेंस दे दिया व्यापार करने। वो टॉमस रो ने फिर बाद में अपनी कंपनी बुलाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया।
और गुजरात में सूरत नाम के शहर में पहली दुकान उन्होंने खोली। उस दुकान में उन्होंने सबसे पहली वस्तु जो बेचना शुरू किया था वो पता है क्या था? चाय। चाय बेचने से उन्होंने व्यापार शुरू किया। अब चाय भारत में कोई पीता नहीं था, इसलिए उनकी बिकती नहीं थी। थोड़े दिन के बाद उनको लगा कि ये चाय का धंधा अच्छा नहीं है, तो कॉफी बेचना शुरू किया, वो भी नहीं बिकी उनकी, क्योंकि कॉफी भी कोई पीता नहीं था इस देश में। तो फिर उन्होंने सोचा क्या बेचना चाहिए यहाँ पर, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बेचना शुरू किया जो यहाँ देश में लोगों ने खरीदना शुरू किया था। एक उन्होंने नील बेचना शुरू किया। नील समझते, जो कपड़े में लगाते हैं, वो तीसरी वस्तु थी जो बेचना शुरू किया। उसमें से उनका थोड़ा थोड़ा व्यापार चल पड़ा। फिर उन्होंने एक वस्तु यहाँ बेचना शुरू किया था, शक्कर। शक्कर माने शुगर। हमारे देश में शक्कर नहीं बनती। शक्कर कारखाने अभी बने हैं आजादी के बाद, उसके पहले गुड़ बनता था। गुड़, हम सब लोग गुड़ खाते थे। अंग्रेजों ने हमको शक्कर खिलाई। धीरे धीरे आदत पड़ गई हमको, फिर खरीदना शुरू किया। अंग्रेजों की ये आदत थी कि वो पहले कोई भी चीज बेचते थे तो फोकट में बेचते थे, मुफ्त में। फिर भारतवासियों की सबसे बुरी आदत है कि मुफ्त में जहर भी लेने से। हमारे भारतवासियों को एक बहुत बुरी आदत है जो दुनिया में दूसरे देशों में नहीं है, कि मुफ्त में अगर कोई जहर भी दे तो ले लेते। मैंने बहुत लोगों को देखा कि सबसे पहले कोई आदमी गुटखा खाना शुरू करता मुफ्त में, कोई उसका पड़ोसी खिलाता है। तंबाकू की आदत पड़ती है मुफ्त में, बीड़ी सिगरेट मुफ्त में पीता है, फिर आदत पड़ जाती है तो खरीद खरीद के पीता है। तो अंग्रेजों ने हमारी कमजोरी समझ ली, मुफ्त में कुछ चीजें बेची, हमें आदत पड़ गई, हमने खरीदना शुरू किया, उनका धंधा चल पड़ा। एक दुकान से दूसरी दुकान हो गई, दूसरी से तीसरी। 100 साल के अंदर हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में उनकी दुकान और खूब व्यापार उनका चल पड़ा, मुनाफा खूब हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, जो मुनाफा उनको मिला उससे उन्होंने एक फौज बनाई, आर्मी, और उस आर्मी की मदद से भारत को फिर उन्होंने लूट मार करना शुरू किया। अंग्रेजों ने एक आर्मी बनाई, सेना, जिसमें 3,65,000 सैनिक होते थे, जिनमें से 65,000 सैनिक इंग्लैंड से लाए थे, वो गोरे सैनिक थे, और 3 लाख सैनिक उन्होंने भारत से ही भाड़े पर लिए। भाड़े पर सैनिक मिलते थे इस देश, उनको पगार देते थे वो, और भारतवासी ही अंग्रेजों के लिए नौकरी करते थे। उन्हीं में से एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे, वो भी अंग्रेजों के यहाँ ऐसी नौकरी करता था। अंग्रेज क्या करते थे, जगह जगह लूट मार करते थे। और वो कैसे करते थे, मान लो, कल्पना करो, पनवेल नाम का कोई गांव है जहां आप रहते हैं। इस गांव का कोई राजा होगा जिसको आप सरपंच कह सकते हैं। सरपंच माने राजा गांव का। तो अंग्रेज पहले उसको एक चिट्ठी भेजेंगे पनवेल के सरपंच को, और उसमें वो लिखेंगे कि हम 30 जनवरी को पनवेल में आएंगे, हमको 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। स्वर्ण मुद्रा समझते हैं, गोल्ड कॉइन्स। पहले रुपया नहीं चलता था, स्वर्ण मुद्रा चलती थी। तो वो बोलेंगे 1000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए या 10,000 चाहिए, आप तैयार रखना, और अगर आपने नहीं दिया तो पनवेल के सब लोगों को लूटेंगे। ये काम था अंग्रेजों का। तो उनकी सेना की एक टुकड़ी आएगी पनवेल में 30 जनवरी को, और अगर पैसा नहीं दिया उनको तो वो लूटमारी करेंगे। ये कुछ उसी तरह का धंधा था जैसा धंधा आजकल हमारे देश में ये डॉन किस्म के लोग करते हैं। दाऊद इब्राहिम नाम सुना है? वो आपको एक चिट्ठी भेजेगा, 10 कोटी दे देगा। कोटी नहीं कहता, खोखा, 10 खोखा दे देंगे। नहीं दिया तो मारेंगे, नहीं तो लूटेंगे आपको। तो जो धंधा दाऊद इब्राहिम आज करता है, यही धंधा ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी 400 साल पहले। अब इसमें होता क्या था कि जो भारत में मजबूत किस्म के राजा होते थे वो मना करते थे कि हम कुछ नहीं देंगे। तो अंग्रेज कहते थे कि फिर तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे। हाँ ठीक है, लड़ाई करेंगे। तो भारत में ऐसे बहुत क्रांतिकारी राजा थे, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जब भी अंग्रेज झांसी गए लूट करने के लिए, 1 पैसा उसने नहीं दिया और लड़ाई किया उनके साथ।
ऐसे ही दक्षिण भारत में एक महान व्यक्ति, एक महान महारानी थी कित्तूर चेन्नम्मा। यही कोल्हापुर के बाजू में बेलगाम के नजदीक उसका गांव है। जब भी अंग्रेज वहां आए उसने एक पैसा नहीं दिया। ऐसे ही अपने पुणे के जो पेशवा लोग थे ना, ये भी पहले अंग्रेजों को एक पैसा नहीं देते थे। खूब लड़ाई होती थी। भारत में कई राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों को कुछ नहीं देते थे और उनसे अंग्रेजों का लड़ाई होता था। उसमें अंग्रेज भी मरते थे, कुछ भारतवासी भी मरते थे। लेकिन कई राजा ऐसे थे जो बहुत ही डरपोक, एकदम काया थे, डरपोक। वो अंग्रेजों को सामने से कहते थे कि आना मत, हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं या 20,000 स्वर्ण मुद्राएं या 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। जो ऐसे डरपोक और कायर राजा इस देश में थे, उनमें से 2-4 नाम सुनाता हूं, याद रखना जिंदगी भर उनको। सबसे कायर और डरपोक राजा इस देश में था जीवाजी राव सिंधिया। ग्वालियर का नाम सुना है? वैसे तो ये सिंधिया यही का है, सतारा के आसपास का उनका स्थान है। यहां से ये चले गए ग्वालियर की तरफ। तो ग्वालियर का महाराजा सिंधिया ये सबसे कमजोर और कायल था। जब भी अंग्रेजों की खत आती थी, चिट्ठी आती थी कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, तो वो 1 लाख दे के आता और खुद जाता था देने के लिए। कभी लड़ा नहीं वो अंग्रेजों से, आज तक नहीं लड़ा। ऐसे ही दूसरा राजा था, आपने पंजाब राज्य का नाम सुना? वहां पर एक मुख्यमंत्री है, थोड़े दिन पहले वो हट गया, अमरिंदर सिंह। इसके बाप का बाप, अमरिंदर सिंह के बाप का दादा, पिता का पिता फिर पिता। तो वो बहुत ही कायल और कमजोर। जब भी अंग्रेज बोले तुरंत सामने से जाके पैसा दे दिया। ऐसे ही एक भारत में छोटा सा राज्य था जींद, ये हरियाणा में, अभी वो जिला है, पहले राज्य था। वहां का राजा बहुत कायर है, वो तुरंत जाके पैसा दे। तो भारत में उस समय 565 राजा थे, कुल 565 हमारे यहाँ राज्य थे। अभी जो जिले हैं ना, वो सब पहले राज्य जैसे थे। सतारा अभी जिला है, पहले सतारा राज्य था। तो ये 565 राज्य थे। इनमें से करीब 20%, 20% राजा महाराजा बहुत कायर, कमजोर, निकम्मे, डरपोक, जो भी शब्द इस्तेमाल करना है, वो तुरंत अंग्रेजों को पैसा देते थे। और 80% थे बहुत मजबूत, लड़ना भिड़ना, उनके साथ युद्ध करना, ऐसा होता था। ये अंग्रेजों ने 100 साल किया हमारे देश में, लूट मार से पैसा इकट्ठा करना। और इस तरह से एक अंग्रेज अधिकारी का कहानी बताता हूं, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो 1750 में भारत आया और वो कलकत्ता में आया, सबसे पहले बंगाल राज्य में, कलकत्ता में। तो रॉबर्ट क्लाइव 17 साल यहां रहा और 17 साल में उसने जो कुछ धन लूटा वो लेके वापस इंग्लैंड गया। तो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है ना, संसद, वहां पर उसको बुलाया गया और पूछा गया कि तुम कितने साल भारत में रहे? तो कहा 17 साल। क्या लूटा वहां से तुमने? तो उसने कहा कि मैंने भारत से सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात सब लूटे हैं। तो कितना लूटा है? तो वो कहता है कि इतना लूटा है कि उसको भारत से इंग्लैंड लाने के लिए 900 पानी के जहाज लगे। इतना लूटा है, 900 पानी के जहाज, 900 शिप्स। शिप समझते? एक होती है नाव, बोट, और एक होता है शिप। शिप जो है ना, बोट से बहुत बड़ा होता है। शिप का मतलब समझें तो एक उदाहरण देता हूं। ट्रक देखा, टाटा का ट्रक बड़ा वाला, 17 ट्रक ऐसे सामने से खड़े करो, 17 ट्रक ऐसे खड़े करो, जितने एरिया में आएंगे वो एक शिप। और ऐसे 900 शिप, 900 जहाज भरकर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के वो लूट के ले गए। तो उस समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसका प्राइम मिनिस्टर था ग्लैडस्टन। उसने पूछा कि ये जो तुम लूट के लाए हो सोने चांदी और हीरे जवाहरात, ये इसका मूल्य कितना है? मात्रा समझ में आ गई, 900 जहाज तुम लाए हो, इसका मूल्य बताओ। तो उसने कहा 1000 अरब स्टर्लिंग पाउंड। 1000 अरब, अरब माने बिलियन, 1000 बिलियन स्टर्लिंग पाउंड। ये आपके समझ में नहीं आया, अभी मैं दूसरे तरह से समझा। 1000 अरब स्टर्लिंग पाउंड को रुपए में बात करें तो 80 लाख करोड़ रुपए। ये भी नहीं समझ में आया, 80 लाख करोड़।
ऐसे समझ लो, भारत की सरकार जो बजट बनाती है ना साल में, तो भारत की सरकार का 20 साल का बजट, और एक तरीके से समझा, हमारे यहाँ पंचवार्षिक योजनाएं बनती है, तो भारत की 8 पंचवार्षिक योजनाएं बने उतना पैसा। और सरल समझाता हूं, भारत में 7,32,000 गांव है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, सारे देश में 7,32,000 गांव हैं। एक एक गांव की सड़क को सोने से बना दें कितना पैसा। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि 80 लाख करोड़ का सोना खरीदना है, जो इस समय बहुत महंगा है, 12,000 रुपए का 10 ग्राम है। तो इससे इतना सोना आता है कि 7,32,000 गांव की जो सड़कें हैं ना, इनके ऊपर सोने की परत बिछा सकते हैं, लेयर। इतना पैसा एक अंग्रेज लूट ले गया, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जैसे 184 अंग्रेज अधिकारियों ने इस देश को लूटा 200 साल। एक रॉबर्ट क्लाइव था, एक वॉरेन हेस्टिंग्स था, एक विलियम बेंटिंग था, एक डलहौजी था, एक लिलिथगो था, और आखिरी जो लुटेरा था उसका नाम था माउंटबेटन। तो टॉमस रो के जमाने से शुरू होकर और आखिरी अंग्रेज माउंटबेटन तक इस देश का इतना धन लूटा उन्होंने, इतनी संपत्ति लूटी कि दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश मिट्टी की चिड़िया है। कितना लूटा अंग्रेज। और ये सब धन जो लूट कर अंग्रेज ले गए, मैं रात दिन कभी कभी सोचता हूं कि कोई दिन ऐसा आ जाए, हम हिंदुस्तानी लोग एक साथ खड़े हो जाएं और अंग्रेजों के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं, वहां मुकदमा दाखिल करें कि अंग्रेजों ने 200 साल जो भारत से लूटा है वो वापस कर दो, ब्याज के सहित वापस कर। और अगर किसी ने किसी को लूटा तो वो अदालत जा सकता है, दरवाजा खुला हुआ है, और वहां मुकदमे का फैसला अगर अपने पक्ष में हुआ तो अंग्रेजों से पैसा वापस मिलेगा। और वो कितना होगा? अकेले रॉबर्ट क्लाइव का 80 लाख करोड़, और रॉबर्ट क्लाइव जैसे 184 अंग्रेज अधिकारी, इतना धन आएगा कि देश की एक एक सड़क सोने से बना लो, एक एक मंदिर सोने से बना लो, इस देश की एक एक इमारत सोने से बना लो। तो आप बोलेंगे 60 साल में हमने किया क्यों नहीं ऐसा मुकदमा? मुश्किल ये है कि पिछले 60 साल में भगत सिंह जैसा कोई प्रधानमंत्री पैदा ही नहीं हुआ जो ये करे। ये काम करने के लिए भगत सिंह जैसा खून चाहिए, ऊधम सिंह जैसा खून चाहिए, चंद्रशेखर आजाद वाला खून चाहिए। कई बार लोग मुझे कहते हैं, राजीव भाई आजादी के 60 साल में हमने बहुत कुछ खोया तो कुछ पाया भी है ना? तो मैं कहता हूँ हाँ, हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। एक कैमरा ऑफ कर दीजिए 2 मिनट के लिए। जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपके लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं। एक देश तो बहुत ही छोटा है, उसका नाम है जिम्बाब्वे। उसका पुराना नाम है रोडेशिया, अभी हो गया जिम्बाब्वे। ये इतना छोटा देश है कि मुश्किल से महाराष्ट्र के 2 या 3 जिले के बराबर का देश है। सतारा एक जिला ले लो, पूना एक जिला ले लो, और ठाणा, 3 मिला दो तो पूरा एक देश है जिम्बाब्वे। इतने छोटे देश ने अंग्रेजों से अपना लूट का पैसा वापस ले लिया। अंग्रेजों ने इस देश को 450 साल लूटा है। हमको तो 200 साल लूटा था, इस देश को 450। उस देश में एक ऐसा खुमारी वाला देशभक्त राष्ट्रपति हुआ, उसका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। उसने अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय अदालत में किया, वो जीता और अंग्रेजों को पैसा देना पड़ा। तो जिम्बाब्वे अगर ये कर सकता है तो भारत भी कर सकता है। लेकिन महत्व की बात यह है कि कोई देशभक्त राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चाहिए। राष्ट्रपति तो नहीं, प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति कुछ कर नहीं सकता इस चीज, उसके पास कोई पावर नहीं। तो खैर ये गलत कहानी है, लेकिन अंग्रेजों ने इतना लूट कर सब ले लिया यहाँ से। तो जब अंग्रेज गए ना 15 अगस्त 47 को, तो खजाना खाली था, कुछ पैसा बचा ही नहीं था। थोड़ा सा पैसा बचा हुआ था, वो बंटवारा हुआ भारत का, तो उसमें पाकिस्तान को देना पड़ा। एक 55-60 कोटी रुपए पड़े हुए थे।
तो जब बंटवारा हुआ ना 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, तो वो पैसा पाकिस्तान को देना पड़ा। तो भारत का खजाना खाली था जब आजादी आई। अब सरकार के सामने ये समस्या थी कि क्या करें, देश का विकास करना है, पैसे है नहीं, तो सरकार ने कर्ज लेना शुरू किया था। ये था कर्ज लेने का कारण। अब वो कर्ज लेते लेते फिर आदत बन गई, और देने वाले देश ऐसे मिल गए जो पहले बोलते थे कि फोकट में दे रहे, लेते रहो। फिर उन्होंने ब्याज लेना शुरू किया हमसे। शुरू में ब्याज नहीं मांगा, 15-16 साल तक ब्याज ही नहीं मांगा। तो भारत के नेताओं को लगा कि फोकट में मिल रहा है, लेते रहो लेते रहो। फिर इन्होंने ब्याज लगाना शुरू किया, और ऐसा ऐसा ब्याज लगाया कि आज हम उसके लिए तकलीफ में हैं। 50%, कभी 60% ब्याज, कभी 70%। कुछ देशों ने तो 100% ब्याज पर दिया। अब समस्या क्या हो गई है कि वो कर्ज का ब्याज बहुत है। हर साल करीब करीब 2,50,000 कोटी रुपए ब्याज में देना पड़ता है। इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है, फिर ब्याज भरने के लिए कर्ज ले, ये चक्कर चल पड़ा है इस देश में। अब एक और समस्या आ गई है, जिन देशों से हमने कर्ज लिया है वो अब दादागिरी कर रहे हैं हमारे ऊपर, और उनकी दादागिरी ऐसी है, वो भारत सरकार को कुछ आदेश देते हैं, ऐसा करो, तो भारत सरकार वैसा करती है। जैसे अमेरिका नाम का देश है, उससे हमने कर्ज लिया है, तो वो दादागिरी पता है क्या करता है, वो भारत सरकार को बोलता है कि तुम्हारे रुपए की कीमत को कम कर दो, डॉलर की कीमत बढ़ा दो। तो भारत सरकार ये काम करती है। आप टीवी न्यूज सुनते हैं, टीवी न्यूज, उसमें कभी कभी आता है ना, डॉलर का भाव इतने टका बढ़ा। तो ये अमेरिका की दादागिरी तो होता है। तो हमने क्या किया पिछले 60 साल में, ये अमेरिका की दादागिरी के कारण, पहले था 1 रुपया और 1 डॉलर बराबर थे दोनों 1947 में। अब इसका भाव बढ़ते बढ़ते 38 रुपए डॉलर हो गए। पहले तो 40 रुपए 49 रुपए तक हो गया था, 49 तक। अब ये जो भाव बढ़ा रुपए का, सॉरी डॉलर का बढ़ा, रुपया गिरा, परिणाम क्या हुआ, गणित से अगर आप इसको हिसाब निकालें तो रुपए की कीमत 40 पट कम हो गई कि नहीं, और प्रतिशत में निकालें तो रुपए की कीमत 4000% कम हो गई कि नहीं। अब समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि जो चीज हम अमेरिका को बेचें वो 40 पट सस्ती बिकेगी, और जो चीज अमेरिका से खरीदे वो 40 पट महंगी हो जाएगी। तो हम जो बेचेंगे, जिसको एक्सपोर्ट कहते हैं, निकास, ये सस्ता है, और हम जो खरीदेंगे, जिसको इंपोर्ट कहते हैं। अब आप जरा सोचो कि हम सस्ता बेचें और महंगा खरीदें, सस्ता बेचते जाएं, महंगा खरीदते जाएं, व्यापार कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा। तो उस व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। हर साल हम जो निकास करते हैं वो कम है, और आयात करते हैं वो ज्यादा है। दोनों के बीच 100 अरब डॉलर का घाटा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। ऐसी चीज अमेरिका को बेची जाती है, उसका नाम है आयरन ओर, कच्चा लोहा। जानते हैं ना आयरन ओर, जिससे स्टील बनता है। तो हम आयरन ओर अमेरिका को बेचते हैं, उसका भाव है 15 पैसा किलो, 15 पैसा किलो। और फिर वही अमेरिका हमको आयरन ओर से स्टील बना के वापस बेचता है, तो उसका भाव है 40 रुपए किलो। हम अपना लोहा दे रहे हैं 15 पैसे किलो, और उनसे खरीद रहे हैं 40 रुपए किलो। तो घाटा होगा कि नहीं? फिर उस घाटे को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, फिर कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। इस चक्कर में देश फंस गया। आपको मैं एक छोटी सी माहिती देता हूं। अभी आप बाजार जाओ, 1 लीटर डीजल खरीदो तो कितने का है? 35 रुपए, 34 रुपए। महाराष्ट्र में मुंबई छोड़कर कहीं बाहर खरीदो तो 36 रुपए का है, मुंबई में 33-34 रुपए का है। ये डीजल 34 रुपए तब है जब डॉलर 40 रुपए है। अगर डॉलर और रुपया बराबर हो जाए ना, तो यही डीजल 70 पैसे लीटर मिलेगा। यही डीजल जो अभी आपको 34 रुपए मिलेगा। अगर डॉलर और रुपया बराबर हो तो पेट्रोल आपको मिलेगा 1.25 रुपए लीटर, 1 रुपए 25 पैसे लीटर।
अगर डॉलर और रुपया बराबर हो तो रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 22 रुपए का, जो अभी है 300 रुपए। अगर रुपया डॉलर बराबर हो ना, मुश्किल से मुश्किल 350 रुपए आएगा एक साल, और 5 साल मिला दो तो 1500, 1200, 1500 रुपए में इंजीनियर बनके निकल सकते। मैं कहना जो चाहता हूं आपसे वो ये कि रुपया और डॉलर अगर बराबर हो तो हर चीज का कीमत 40 पट कम हो जाएगा अपने आप। महंगाई खत्म, और महंगाई खत्म तो हर गरीब आदमी कुछ भी खा पी सकेगा। ये महंगाई जो है ना, रुपया और डॉलर के चक्कर में है। कुछ महंगाई है टैक्स के कारण, और ज्यादा महंगाई है रुपया और डॉलर के एक्सचेंज रेट के कारण। और रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट में डॉलर महंगा, रुपया सस्ता इसलिए है कि हमने कर्ज ले रखा है और अमेरिका की दादागिरी है, उसमें डॉलर का भाव बढ़ा। बात समझ में आ रही? अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि ये जो चल रहा है ये अच्छा है सब? ऐसे ही चलता रहेगा? अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो 2-4 साल में देश फिर डूब जाएगा। क्योंकि ये जो कुछ चल रहा है ना, इसमें हर साल हमको 2 लाख कोटी रुपए का नुकसान हो रहा है। हम एक्सपोर्ट सस्ता कर रहे हैं, इंपोर्ट महंगा है। 2 लाख कोटी रुपए हर साल देश को नुकसान हो रहा है। और एक दादागिरी आजकल चल पड़ी है अमेरिका की। वो दादागिरी क्या है? जब भी हमारी सरकार उनसे कर्ज मांगने जाती है, हमारी सरकार समय समय पे उनसे कर्ज मांगती है अमेरिका से, तो कभी अमेरिका बोलता है अच्छा ठीक है आपको कर्ज मिलेगा, लेकिन हमारे देश की माने अमेरिका की कंपनियों को भारत में धंधा करने के लिए दरवाजा खोल दो। ये नई दादागिरी शुरू। तो हमारी सरकार जब कर्ज मांगती है तो अमेरिका कहता है हमारी 100 कंपनियों को भारत में आने दो। तो भारत सरकार दरवाजा खोल के अमेरिका की 100 कंपनियों को बुलाती है, फिर उनको लाइसेंस दिए जाते हैं, फिर वो अमेरिका की कंपनियां आके वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, फिर उन उत्पादनों का जाहिरात टीवी पे किया जाता है। वो जाहिरात आप सब रोज देखते हैं। जाहिरात देख देख कर आपको लालच आता है, तो फिर वही अमेरिका की वस्तु आप खरीदने लगते हैं, और वो वस्तु खरीदे तो फिर भारत का पैसा अमेरिका जाना शुरू हो जाता है। ये खेल वैसा ही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी खेला है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कुछ वस्तुएं बेचती थी, उसका मुनाफा सब लंदन जाता था। अब अमेरिका की कंपनियां यहाँ वस्तुएं बेचती हैं, उसका मुनाफा अमेरिका जाता है। आपने आजकल देखा टीवी में जाहिरात बहुत आती है, न्यूज से ज्यादा जाहिरात आती है। 2 मिनट न्यूज आती है, 3 मिनट जाहिरात आते हैं। न्यूज जाहिरात, न्यूज जाहिरात, न्यूज जाहिरात। अंत में क्या होता है? न्यूज भूल जाती है, जाहिरात याद होता है। किसी को भी मैं पूछता हूँ कल क्या न्यूज देखा, तो कहते मालूम नहीं, माहिती नहीं, क्या देखा। जाहिरात क्या देखा, तुरंत बोलते हैं ठंडा मतलब आपको भी याद है। ये जो जाहिरात है ना, ठंडा मतलब कोका कोला, ये अमेरिकी वस्तु का जाहिरात है। उस वस्तु का नाम है कोका कोला। ऐसी एक वस्तु है, उसका नाम है पेप्सी कोला। हाँ, ये दोनों अमेरिका की वस्तु है और ये भारत में बिक रही है। एक बाटली कोका कोला 12 रुपए में बिकती है, कभी 10 रुपए में भी मिल जाती है, लेकिन एक बाटली कोका कोला मात्र 70 पैसे में बनता है। क्या लगता है? पानी लगता है ना, पानी फोकट का है, पैसा लगता नहीं उसका। कोका कोला कंपनी को पानी का पैसा नहीं लगता, फोकट में पानी मिलता है। फिर उस पानी में वो रंग मिलाते हैं, कलर, वो बहुत सस्ता है। एक बाटली कोका कोला में रंग मिलाने में 2 या 3 पैसे का खर्चा है। फिर उसमें वो मिलाते हैं सैकरीन, सैकरीन माने मीठा बनाने के लिए। शुगर से वो बहुत सस्ती है, शुगर तो 18 रुपए किलो है, सैकरीन तो 18 रुपए की 100 किलो है। हाँ, बहुत सस्ता है। तो सैकरीन मिलाते हैं, बहुत कम खर्चा आता है। फिर ऊपर से उसमें गैस मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो फोकट में सब जगह है। कार्बन डाइऑक्साइड ही फैली हुई है पूरे वातावरण में, तो उसका कोई खास खर्चा लगता नहीं। फिर उस बॉटल को बनाकर वो टैक्स देते हैं सरकार को, वो 1 रुपए लगता है। फिर जाहिरात करवाते हैं तो 30 पैसे खर्च होता है। बाटली बनाने में 70 पैसे, जाहिरात में 30 पैसे, टैक्स का 1 रुपया, कुल खर्चा 2 रुपए। अब 2 रुपए की बाटली उन्होंने बेच दी 12 रुपए।
तो मुनाफा 10 रुपए। अगर किसी भी विद्यार्थी ने 1 बाटली कोका कोला पिया तो 10 रुपए अमेरिका को दिया, 2 बाटली पिया तो 20 रुपए दिया, 3 पिया तो 30। अब भारत में पता है क्या है, 1 साल में 700 कोटी बाटली पी जाती है पेप्सी कोका। तो 1 साल में भारत का 7,000 कोटी रुपए अमेरिका चला जाता है। 7,000 कोटी, 7,000 कोटी रुपए में 100 इंजीनियरिंग कॉलेज बनते हैं, उतना चला जाता है अमेरिका हर साल। 1 वर्ष में 7,000 कोटी, 2 वर्ष में 14,000 कोटी। 15 साल से ये धंधा चल रहा है पेप्सी कोका, 1 लाख कोटी रुपए चला रहा है। अब क्या होता है कि हमने पेप्सी कोक पी लिया, पैसा अमेरिका गया, अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को देता है डोनेशन, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती है और वो आज से नहीं है, तब से है जब से पाकिस्तान बना। ये जो जम्मू कश्मीर का सवाल है ना, ये अमेरिका ने उलझाया हुआ है, पाकिस्तान की दम नहीं है जो जम्मू कश्मीर पे भारत से टक्कर ले सके। वो अमेरिका का टेका मिला हुआ उसको सपोर्ट है, इसलिए ये